Hello student, welcome back to Mr. Online classes. In the previous video, I was discussed about the adjustment of prepaid expenses like salary, wages, rent, insurance, interest, like this. इस वीडियो में मैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसका आपको एडजस्टमेंट बताएंगे। एक्चुअली क्या है एक्रूड इनकम? क्या होता है एक्रूड इनकम? आर दोज इनकम व्हिच आर अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा इनकम जो आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में अर्न तो किया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है उस करंट ईयर में, यानी कि वो आपको नेक्स्ट ईयर में आपको रिसीव होना होगा। ये आपका है अक्रूड इनकम। इसमें आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, अमाउंट भी कोई हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं। ये सारे आपके अक्रूड इनकम फैसिलिटीज में आते हैं। द अक्रूड इनकम refers to that income which has been earned during the current year and it due but has not been received till the end of the accounting period। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड आपके 31 मार्च को एंड होता है, 31 मार्च तक आपको वो इनकम रिसीव्ड नहीं हुआ है, आपने अर्न कर लिया है, आपने कमा लिया है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है। इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस आपके होते हैं, रेंट रिसीवेबल होता है, कमीशन रिसीवेबल होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ये सब जो इनकम है आपके ड्यू होते हैं बट नॉट येट रिसीव्ड। फॉर ए फ्यू कॉमन एग्जांपल्स यू कैन शो accrual concept in accounting guides the treatment of such income earned but not received in the final accounts so that profit and assets of the business do not remain understated। यानी कि अगर हम इस चीज को जिसको आपने इनकम तो अर्न किया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, अगर इसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है आपका वो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज है कि अगर उसको बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे, क्योंकि आपका एक्रूड इनकम आपका एसेट क्रिएट करता है और एसेट क्रिएट करेगा तो अगर उस एसेट में अगर आपने उस चीज को नहीं शो किया है, उस चीज को नहीं दिखाया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एसेट्स का और जो लायबिलिटी का जो आपने फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट में निकालते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसके लिए जो जनरल ड्यूटी पास करते हैं वो अकाउंट इनकम अकाउंट रिलेटेड टू इनकम अकाउंट। ये रिलेवेंट वर्ड मैंने लिखा है, रिलेवेंट वर्ड का मतलब होता है कि जो भी उस रिलेटेड इनकम होगा, अक्रूड इंटरेस्ट होगा, अक्रूड कमीशन होगा, अक्रूड रेंट होगा, जो भी होगा तो आप लिखेंगे अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपका जो है एंट्री इसका पास होगा और इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे बी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट, यानी कि आपने इनकम अर्न किया है बट रिसीव अभी तक नहीं हुआ। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ अक्रूड इनकम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट is as under when accrued income is mentioned outside of trial balance। जब आपके जो accrued income है वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में आपको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको रिसीव है, गिवन दिया है, तो ऐसे में accrued income is shown in addition to the concerned income on the credit side of the profit and loss account। यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको accrued इनकम का इंफॉर्मेशन दिया है तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के आप उस रिलेटेड इनकम में, जैसे सपोज करिए कि आपका रेंट है तो रेंट है तो आप क्या करेंगे, रेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे कि ये आपका अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है,
ये आपका है क्रेडिट साइड और ये आपका है डेबिट साइड। तो आपको डेबिट साइड में ट्रीटमेंट नहीं करना है, इस साइड में करना है। अगर सपोज करिए क्या है, रेंट है, तो बाई रेंट, ठीक है, बाई रेंट आपने कर दिया यहाँ पे 2000 पहले से दिया हुआ है। इसमें से एक्रूड आपका 1000 है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट आप ऐड कर देंगे। सपोज करिए 1000 है, 1000 ऐड कर देंगे, यहाँ पर आप दिखाएंगे 3000। वही इसका जब आप क्या निकालेंगे, जब आप बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट अगर करेंगे, बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बैलेंस शीट में इसको आप एसेट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, इसका एसेट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे। एसेट साइड में ट्रीटमेंट आप करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आप एक्रूड इनकम, और वो एक्रूड इनकम कितना है या एक्रूड रेंट जो भी है, एक्रूड रेंट बन गया, एक्रूड रेंट, और यहाँ पर लिख देंगे आप 1000। ये इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट है। इससे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपका ट्रीटमेंट हो गया उसका, और बैलेंस शीट में भी उसका ट्रीटमेंट हो गया, दोनों चीजें हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपके 12th में आपको हेल्प करेगा। अगर ये एडजस्टमेंट आप नहीं समझते हैं तो 12th में थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उस पूरे आपके अकाउंट में एडजस्टमेंट ही है, उसमें एडजस्टमेंट आपका इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो अगर दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस will be considered through an example where commission received during the year amounted to 2 lakh। अगर commission received during the year कितना रिसीव हुआ है, 2 लाख, while commission earned but not received 40,000। तो यह आपका 2 लाख कमीशन रिसीव हुआ है, जबकि 40,000 आपका क्या है, नॉट रिसीव हुआ है। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप बाई कमीशन, और बाई कमीशन करके आप लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख, ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पे ऐड एक्रूड, एक्रूड कमीशन, और यहाँ पे लिखेंगे आप 40,000, और ऐड करके आप लिखेंगे यहाँ पर 2,40,000, और ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे एक्रूड कमीशन। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप एक्रूड कमीशन करके यहाँ पे लिखेंगे 40,000। ये ट्रीटमेंट आपका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने लिया हुआ है, सबका एक साथ लिया हुआ है, जिसमें आपको समझ में आएगा। देखिए यह आपका कमीशन रिसीव अकाउंट, जिसमें आपने 2 लाख आप रिसीव हुआ है, और एक्रूड है 40,000, 2,40,000 टोटल आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको ले जाना है, जो कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे आएगा, बाई कमीशन 2 लाख, एड एक्रूड 40,000, 2,40,000, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया था। अब आते हैं आपके एक्रूड कमीशन अकाउंट जब बनाते हैं, तो आपका कमीशन जो आपको रिसीव होना है वो है आपका 40,000, ये आपका बैलेंस शीट, ये चीज जो आपका एक्रूड कमीशन है ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन करंट एसेट क्रेडिट में एक्रूड कमीशन 40,000, ये आपका एक फेयर ट्रीटमेंट है एक्रूड कमीशन का। एक्रूड कमीशन ही नहीं, आपका कोई भी अगर ऐसा कुछ एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ इनकम है जो आपको अर्न तो हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस का आप ऐसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल का भी हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम्पल में कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें आपका इस तरह का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उस एडजस्टमेंट को आप करके उसको समझ सकते हैं, और उसी से रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, डीके बोल के उसमें आप उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी आप उसको फेयर कॉपी में आप इसको नोट कर लें, चार्ट ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे या गूगल क्लास में। थैंक यू। अब देखिए, अभी इसके साथ भी एक और ट्रीटमेंट अभी लगा हुआ है, वो है क्या कि अगर आपके एक्रूड इनकम ऐसा है जिसके साथ CGST, SGST या IGST अटैच है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो एक्रूड इनकम रहेगा वो सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST है, मतलब CGST, SGST, तो आप पहले उसकी एंट्री करेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम
रिलीवेंट अकाउंट, जो भी इनकम रिलीवेंट है आपका, रेंट है, वी कैन टू रेंट अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, जो भी है उन तीनों में जो रहेगा उसको करेंगे। यानी वी एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद जीएसटी, जब आप जीएसटी के साथ जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे करेंगे। विदाउट जीएसटी जब रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ लिखेंगे एक्रूड इनकम अकाउंटिंग टू इनकम, यानी कि अगर रेंट है तो एक्रूड रेंट अकाउंटिंग टू रेंट अकाउंट, यानी कि चूंकि ये आपका इनकम है तो इससे जीएसटी जो आउटपुट क्रिएट होगा, आउटपुट जीएसटी क्रिएट होगा, इसलिए आउटपुट के साथ एंट्री करते हैं। तो मैंने इसको अटैच कर दिया ताकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके बुक में शायद ना हो, लेकिन मैंने बता दिया है कि अगर ऐसा कोई कुछ किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो आप उसको इसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे और जितना आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा कि कमीशन आपका 40,000 है, अगर इसके साथ सब्जेक्टिव लेवी जीएसटी है 6% है, तो यहाँ पर आप इसका 6% भी इसमें अटैच करेंगे और तब आप इसको करेंगे, यानी 40,000 पर 6% सीजीएसटी निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 6 4 जा 24, यानी कि 2400 आएगा, यानी 2400 अगर सीजीएसटी है और 2400 एसजीएसटी अगर है तो आपका टोटल हो गया 4800 हो गया ना। यानी कि अब आपको कितना करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, 40,000 प्लस 4,800, 44,800 आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे, जहाँ पे आपने 40,000 किया है और यहाँ पर भी आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये केस आता है तो आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम।